नमस्कार। दुनिया के अनकहे सच के आज के इस एपिसोड में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आम जन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करने जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की, और डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जो स्मार्टफोन यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं जानना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से कभी ना कभी उनके पास ऐसी कॉल ज़रूर आई होगी, ऐसे मैसेज ज़रूर आए होंगे जिसमें ऐसा प्रयास किया ही गया होगा। और इस विषय पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनसे जुड़े सारे मुद्दों को सीबीआई को सौंपने की बात की है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी। मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आज के इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि हम लोग जान पाएँ, समझ पाएँ कि डिजिटल अरेस्ट है क्या और कैसे इससे बचें, और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, साथ में आम जनता के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और जानना चाहता हूं कि वास्तव में डिजिटल अरेस्ट है क्या। सामान्य शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बात तो ये मुद्दा काफ़ी जटिल और इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि डिजिटल अरेस्ट की अगर बात करें कि आपने पूछा कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट में बेसिकली अरेस्ट का मतलब तो सभी जानते हैं कि जो है पुलिस या जो भी हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा आपकी गिरफ्तारी। लेकिन जब यही आपका डिजिटली हो जाए, यानी कि आपको घर में बैठे बैठे आपको जो है एक तरीके से डिजिटल तरीके से अरेस्ट कर लिया जाए, आपके सारे काम सारी चीज़ों की जानकारी उनके पास हो, और इस समस्या से एक फ्रॉड क्रिएट होता है, तो इसके लिए हम डिजिटल अरेस्ट इसको हम साइबर ठगी के नाम से भी कई बार साइबर जानते हैं। ठगी के तौर पे भी जानते हैं। तो साइबर ठगी में कुछ और भी चीज़ें होती थी, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा कैमरा ऑन करके या फिर किसी तरीके से जो भी अगर कहें तो इस तरीके के वेब कैम यूज़ करने वाले ऐप्स हैं उनका उपयोग करके जो है आपको अरेस्ट करके रखने की बात होती है उसमें। तो अरेस्ट करके क्या कहीं बंद किया जाता है लोगों को? नहीं, वो अपने घरों में रहते हैं जी। अपने घरों में आप रहते हो, और सबसे खास बात होती है कि आपको सारा, वो इवन यहाँ तक का थ्रेट देते हैं कि आपका अकाउंट भी हम फ्रीज करने जा रहे हैं, आपकी सारी जानकारी, आपका सारा कंपनी का डेटा, अकाउंट, सब कुछ हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपके पास कोई भी खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तब वो एक सिंपैथी का कार्ड खेलते हैं कि हम चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट से कुछ पैसा अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जो है दूसरे इस हम जो अकाउंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें तब तक के लिए ट्रांसफ़र कर लीजिए, ताकि आपके बेसिक नीड की चीज़ें पूरी होती हैं। वो भी हम ये इसलिए कर रहे हैं, ये हम तो हैं अधिकारी, लेकिन क्योंकि आपके बेसिक खर्चे हैं वो चल जाएंगे और आप अपने दैनिक कार्यों को कर सकेंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी आपका तो अकाउंट जा ही चुका है। इस पे एक बहुत चर्चित केस है, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को याद भी होगा। आपने वर्धमान यान यानी धागे की कंपनी के बारे में सुना होगा। उसके ओनर थे ओसवाल जी। ओसवाल जी को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। ये केस तब से ज़्यादा चर्चा में आ गया और 7 करोड़ की ठगी की गई उनसे। अच्छा, 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई। तो ये केस तब से चर्चा में है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे केसेस में कुछ गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपसे वीडियो कॉल की जाती है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपकी रिकॉर्ड कर ली जाती हैं जो कि आप नहीं चाहते कि किसी के सामने वैसे रूप में आप आएँ, और फिर आपसे मांग की जाती है, डिमांड की जाती है कि इसके बदले में अगर आप इतने पैसे हमको दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ रिपोर्ट हो गई है और हम साइबर ब्रांच से बोल रहे हैं या सीबीआई से बोल रहे हैं, ऐसी किसी जांच एजेंसी का ही। खास बात तो यही है इसमें कि इस साइबर अगर कहें तो डिजिटल अरेस्ट की अगर हम बात करें या अपराध की बात करें, तो इसमें उन्हीं जांच एजेंसियों का नाम लिया जाता है या उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पे बात कर रहे होते हैं वो, जिनके पास हम जाते कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब यानी कि जहाँ हम शिकायत करने जाते तो वहीं उसी का नाम उन्होंने ले लिया कि हम वहीं से बोल रहे हैं, तो हम डर जाते हैं कि जब वहीं केस चल रहा है तो हम शिकायत कहाँ करेंगे। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि आप रिपोर्ट कोई चीज़ होती है तो अपने आसपास के थाने में करते हैं और कह दिया जाए हम उसी थाने से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ शिकायत आई है, जी हाँ, तो फिर आप वहाँ जाएंगे नहीं जी, और पैसे ट्रांसफ़र करा लिए जाएंगे आपसे। तो अभी ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये सारे मुद्दे जो हैं उनको कहा कि सीबीआई को एक रिपोर्ट मांगी है कि सारे स्टेट, सारे यूटीज जहाँ पर भी ये मामले दर्ज होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या अब है काफ़ी, हज़ारों में संख्या है, तो उनकी लिस्ट दी जाए और इसको सीबीआई को सौंपा जाए। ऐसा क्यों कदम उठाने की जरूरत पड़ी? इसके पीछे के कई रीज़न है। देखिए, पहली बात कि पुलिस जो विभाग है वो राज्य के अंतर्गत आता है। अब जब राज्य के अंतर्गत आता है तो उसकी जांच की सीमाएं भी अपने राज्य के अंतर्गत हो जाती है। जी। अब यहाँ पे अगर डिजिटल अरेस्ट की ये समस्या हम देखें, अगर इस फ्रॉड में
आप अमूमन देखेंगे तो कॉल सेंटर्स जो है ना अब यहाँ भारत में नहीं सेटल्ड हैं। अच्छा। वो जो है अगर कहें तो आसियान देशों की तरफ जा रहे हैं, कंबोडिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, वहाँ पे सेटल्ड हैं, या फिर किसी ऐसे छोटी कंट्री में जहाँ पे हम आसानी से, हमारी पुलिस आसानी से नहीं पहुँच सकती। अच्छा। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर सके, और इस मामले में केंद्र सरकार के द्वारा जो है CBI को अधिकार पर्याप्त दिए गए हैं। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कि मैं डिजिटल अरेस्ट का शिकार हूँ और मैं स्थानीय पुलिस से संपर्क करता हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क करता हूँ, तो उसकी पहुँच वहाँ तक नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अब कंबोडिया तक जाने के लिए उसको परमिशंस की जरूरत पड़ेगी और सारी चीज़ों की, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें किसी केंद्रीय संस्था की जरूरत होगी। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी बात ये है कि अब अगर आप इसका नेचर देखेंगे, अगर प्रकृति देख रहे हैं इस फ्रॉड की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यानी एक तरीके के संगठित अपराध के तौर पे आ गया है। संगठित अपराध को जब आप देख रहे हैं तो केवल आप राज्य की पुलिस या क्षेत्रीय स्तर पे नहीं देख सकते, आपको उसको केंद्रीय स्तर पे देखने की जरूरत है। पैन इंडिया की बात होती है। बिल्कुल, पैन इंडिया के स्तर पे अब देखना और दूसरी चीज़ है, जब ऑफिसेज इसके जहाँ से संचालित किया जाता है वो विदेशों में है, तो इसको कह सकते हैं कि ये विश्व स्तर पर हो रहा है, बिल्कुल, विश्व क्योंकि स्तर वो पे केवल विश्व भारत स्तर में ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। वो अलग भी करते होंगे। जी हाँ। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है, या सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जांच के लिए CBI को जो है कहीं ना कहीं जो है बोला है, उसके पीछे के रीज़न यही आ रहे हैं ताकि वो त्वरित तौर पे चीज़ों की जांच कर सके। अच्छा, मान लीजिए कि चलिए ये जांच तो होगी, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, निर्देश है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आर्डर को माना भी जाएगा और इसका सारा खाका तैयार किया जाएगा, जांच भी होगी। लेकिन एक सामान्य जनता इससे बचे कैसे, या कोई छात्र भी है जो पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर उसके साथ ऐसा हो जाता है, हम ही आपके साथ हो जाए, तो इससे बचे कैसे? देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरत है ना, बेसिक तौर पे आपको अवेयर होना होगा, और यहाँ पे 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एक तो अवेयरनेस ये कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ वैधानिक तौर पे ये मान्यता है कि डिजिटल अरेस्ट किसी को किया सकता है या नहीं। अभी तक के कानूनी प्रावधान जो कहते हैं उसमें डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई, कोई टर्म है ही नहीं है। व्यवस्था ही नहीं है। टर्म तो मान लीजिए फिर भी एक बार के लिए अलग चीज़ है, तो व्यवस्था नहीं होने का मतलब हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं या वैधानिक संस्थाएं हैं उनके पास डिजिटल अरेस्ट का अधिकार नहीं दिया गया। टर्म इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो सरकारी कार्यप्रणाली है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें ना न्याय विभाग में, ना एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में कोई ऐसा टर्म यूज नहीं किया जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया। बिल्कुल, नजरबंदी अलग चीज़ है और डिजिटल अरेस्ट अलग चीज़ है। तो जैसे व्हाट्सएप पे किसी को कॉल करके कोई पुलिस कभी गिरफ्तार नहीं करती जी, मतलब वो ये नहीं कहेगी कि हम आपको जो है व्हाट्सएप की कॉल आपके हमेशा चलनी चाहिए 24/7, और ये कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, आप किसी और को कांटेक्ट आप हमसे जूम पे कनेक्ट रहिए, ऐसा कुछ करिए, या जैसे डिस्कनेक्ट होगा आप ऑफ करेंगे तो ऐसा कोई पुलिस करती जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करती। तो सबसे पहले तो इससे डरे ना। जी। दूसरी चीज़ है, जैसे ही आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि आप नज़दीकी जो भी जांच एजेंसी है उससे संबंधित या पुलिस विभाग में जाकर के आप इसकी शिकायत करें। एक cyber.crime.gov.in करके पोर्टल भी बनाया गया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अपनी शिकायत उस पर भी डाल सकते हैं और उस पर एक्शन तुरंत लिया जाता है। स्थानीय पुलिस तुरंत आपसे संपर्क करती है, जो पास के थाने के लोग होते हैं। और तीसरी जो चीज़ है इसमें नीतिगत तौर पे चीज़ों की मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस को बढ़ाना होगा, और सरकार को और थोड़ा सा ज़्यादा वैधानिक कार्य करने पड़ेंगे, यानी विधियों को और स्पष्ट करना होगा जो साइबर थ्रेट को रोकने में सक्षम हो सके। लेकिन जनता के स्तर पर या सामान्य व्यक्ति अगर हम लोग हैं और हमारे साथ ऐसा होता है तो कई बार डर के मारे हम तुरंत वो फ़ोटो जो लोग भेजते हैं, चाहे वो हमारी गंदी चैट हो या कोई हमारी ऐसी इमेज या ऐसी वीडियो शॉर्ट क्लिप है, तो हम लोग तुरंत डर के मारे डिलीट कर देते हैं। उसको डिलीट नहीं करना चाहिए, एक उसके साक्ष्य के तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो वो है ही है, वो डिलीट नहीं कर रहे हैं, आपसे करवा रहे हैं कि आप कहीं दिखा ना पाए। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कितना भी समझदार होशियार हो चोरी करने वाला, लेकिन उस क्लिप के माध्यम से उससे भी उनके पास पहुंचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें तो उसको रखना चाहिए। आप जैसे मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई फोटो कहीं से भी शेयर की जा रही है, हो सकता है वो VPN यूज़ कर रहे हो, आप इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकते, बट वो पकड़े जा सकते हैं, ये चीज़ तो है। तो इसमें आपको वो जो भी साक्ष्य आपके पास है उनको संभाल के रखने की ज़रूरत है, उन्हें डिलीट करने से बचिए। हाँ, अनावश्यक कोई भी क्लिप या अननोन नंबर से आने वाली चीज़ें जो हैं उनको आप रीड करना, या कोई मैसेज भी है उनको, उनसे भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी आपके डेटा की जानकारी उनके पास जाती है। अगर ये देखा जाए तो केवल एक कानूनी केस ही नहीं है, केवल ये डिजिटल केस नहीं है, ये डिजिटल एथिक्स की भी बात आती है। हाँ बिल्कुल, डिजिटल एथिक्स तो खास करके UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर जो उनका पेपर 4th है, चाहे वो UPSC का है या UPPSC या जहाँ पर भी ऐसे सिलेबस पाठ्यक्रम रखे गए हैं,
तो डिजिटल एथिक्स पे क्या सवाल बन सकते हैं? देखिए, डिजिटल एथिक्स में खास करके अगर कहें तो नैतिक अधिकारों और उनकी सुरक्षा की बात वाले टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा सर मुझे लगता है कि ये पेपर 2 में बहुत अच्छा काम करेगा। खास करके वहाँ पे आप जब डिजिटल अगर कहें तो अरेस्ट जैसे अपराध पे काम करने के लिए आ रहे हो, तो वहाँ पे प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी कमियाँ जो उजागर हो रही हैं वर्तमान व्यवस्था की, उनको आपको पहचानना होगा, उन पे आपको काम करने की ज़रूरत होगी। तो उन चीज़ों को आप वहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। यानी ये पूछा जा सकता है कि भारत में जो डिजिटल अरेस्ट जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी साइबर नीतियों की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल, इस हमारी पर पॉलिसीज प्रकाश में भी डालिए। अभी कमियां हैं। जी। जी। और इसको पूछा जा सकता है कि इससे निपटने के लिए भारत सरकार वर्तमान में कौन से कदम उठा रही है। तो उसमें हम माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश को, जो सीबीआई को ये जांचें सौंपी जा रही हैं, तो इसको भी आराम से बिल्कुल, इस मेंशन पे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बन ही सकता है, क्योंकि देखिए जैसे हमने बात किया शुरू में हाँ। कि केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य स्तरीय जांच एजेंसी के बीच के अंतर को बांटने की ज़रूरत होगी। तो साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं उनमें इन एजेंसियों की, केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सीआरटीएन को, एमएचए को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और जो है ऐसी जो संस्थाएं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, उनका एक त्वरित संबंध आपस में स्थापित होना चाहिए, ताकि जो है मतलब जैसे ही वो कोई केस आता है नीति उसके बारे निर्माण में जानकारी भी आसानी हो और चीज़ें एक्शन clear लेने में सबसे आसान जी। होगा कि तुरंत एक्शन एक्टिव हो जाएगी पूरी फोर्स हमारी, और उस पर कोई डिसीजन लेना हो तो जल्दी से हम कर सकते हैं। क्योंकि ये साइबर ठगी है, ये कहीं सेंध लगा के नहीं की जा रही है, बल्कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में घुस के की जा रही है, आपके डेटा को चुराया जा रहा है। खास बात इसमें यही होती है कि आप अप्रूवल देते हैं। आप अप्रूवल देते हैं और आपसे ही आपका फ़ोन हैक कर लिया गया तो आपकी ओटीपी चली गई। एक ओटीपी के बाद में फिर कोई कितना ट्रांजैक्शन करता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। ये मामला केवल एक पैसे की ठगी का या केवल आपको सामान्य तौर पर कुछ समय के लिए अरेस्ट करने का नहीं है, बल्कि ये मामला हमारी जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने का है। बिल्कुल। तो ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए जनता को तो जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार को भी त्वरित गति से ऐसे बहुत सारे नियम कानून अपने बदलने पड़ेंगे, कुछ और नए उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि इससे बचा जा सके। और अगर ऐसा कहीं होता है तो लोगों को पकड़ने में भी, जो लोग इसमें लिप्त हैं, जो अपराधी हैं, उनको पकड़ने में भी त्वरित गति से कार्रवाई हो सके। हाँ, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक इन्फॉर्मेशन देखी थी, मुंबई में एक इसी तरीके का गैंग पकड़ा गया था जो डिजिटल अरेस्ट के लिए स्कैंडल में काम कर रहे थे। तो पुलिस सक्रिय है, संस्थाएं भी हमारी सक्रिय हैं, लेकिन ये इतने व्यापक स्तर पे हो रहे हैं कि आप बहुत सारे केसेस तो अभी दर्ज ही नहीं हो रहे। तो ज़रूरत तो यही होगी कि सबसे पहले कि चाहे आपके 100 रुपये का जा रहा हो, लॉस हो रहा हो, या फिर आपके 1 करोड़ का लॉस हो रहा हो, आपको वहाँ पे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ओम सर, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। होता क्या है कि इनके टारगेटेड जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब लोग होते हैं, अमूमन भारतीयों में एक समस्या है कि वो अपने इनकम सोर्स को दिखा पाने में अक्षम होते हैं, क्योंकि आईटीआर नहीं फिल करते। आईटीआर फिल नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अब उनको फिर वो इनकम सोर्स दिखाने की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ भी वो फंसते हैं। तो इनके टारगेट में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनके पास काला धन ज़्यादा है। तो उनको लगता है कि अगर हम इस मामले को पुलिस के पास ले जाएंगे तो वैसे भी हमारा 10 करोड़ जाएगा जो हमने चुरा के रखा है, तो इससे अच्छा है कि 2-3 करोड़ 5 करोड़ इनको देके छुट्टी पा जाओ, तब भी हमारा फायदा है। क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा फायदे की बात करता है। ये नुकसान की बात है, क्योंकि आगे आपके साथ एक बार हो चुका है, दोबारा होगा, तिबारा भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये लोग कोई ऐसे एथिकल वैल्यूज़ वाले लोग नहीं हैं, मूल्यों वाले लोग नहीं हैं कि एक बार ये कहेंगे कि ठीक है अब दे दिया तो आगे हम सब डिलीट कर दे रहे हैं, आपकी कोई फ़ोटोज़ हमारे पास नहीं है या आपका डेटा कोई हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। जी। तो ये चर्चा जो रही, अगर ये आपको अच्छी लगी हो, मैं हूँ ओम पांडे और हमारे साथ चर्चा की है अजीत सिंह सर ने। और अगर आपको ये अच्छी लगी और आपको लगा कि आपकी पढ़ाई में उपयोगी है और जन सामान्य के लिए भी उपयोगी है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहकर ऐसे दुनिया के अनकहे सच के बहुत सारे एपिसोड हम आगे लाएंगे। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस विषय पर अगला एपिसोड चाहिए, किस विषय पर हम चर्चा करें, पॉडकास्ट करें, तो आपको अच्छा लगेगा। ये सजेशन भी हम आपसे चाहते हैं। तो जब तक अगले एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।